So guys, let's start work per energy with a very important form of energy which is called kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी यूनिवर्स की वो एनर्जी है जो हमेशा पॉजिटिव होती है। ये एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। और अगर किसी ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी है या नहीं, इसका पता हमें कैसे लगता है? देखिए, अगर किसी पार्टिकल में कभी भी कोई मूवमेंट नजर आए, कोई मोशन नजर आए, वो वेदर इट इज स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन या ऑसिलेटरी मोशन, किसी भी तरह का मोशन अगर एक पार्टिकल में है, एक ऑब्जेक्ट में है, तो आप समझ लेना कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। सो काइनेटिक एनर्जी अगर किसी पार्टिकल में, लेट्स से एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसका मास m kg है, राइट, और इसमें मूवमेंट है, और अभी मान लेते हैं कि इसके अंदर जो मोशन है वो ट्रांसलेशनल मोशन है ना, उसकी स्पीड गिवन है, ठीक है, उसकी स्पीड गिवन है v मीटर पर सेकेंड। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज हाफ टाइम्स मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू स्पीड का स्क्वायर। तो ये हमारी जो इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है। तो जब हम लोग ये लिखते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ टाइम्स m इंटू वी का स्क्वायर, तो यहां पे v वेलोसिटी नहीं है, यहां पे v स्पीड है, तो v इज स्पीड हेयर। और आप सबको पता है कि स्पीड जो होती है वो वेलोसिटी का मॉडुलस होता है। स्पीड इज मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, मतलब मैग्नीट्यूड पार्ट ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड। तो हमारा स्पीड, अगर मान लो क्वेश्चन में वेलोसिटी गिवन हो, तो हमें उसका मॉडुलस निकालकर उसके स्पीड चाहिए होगा, और उस स्पीड का स्क्वायर करके हाफ टाइम मास में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको यहां पे ये समझा देता हूं कि अगर वेलोसिटी वेक्टर यूनिट वेक्टर नोटेशन के फॉर्म में गिवन हो। यूनिट वेक्टर नोटेशन का मतलब समझते हो ना, कि अगर कोई वेक्टर आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में हो तो हम उसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर नोटेशन फॉर्म। तो मान लीजिए कि वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की गिवन है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, यहां पे ए क्या हो गया, वेलोसिटी का x कंपोनेंट, b क्या हो गया, वेलोसिटी का y कंपोनेंट, और c क्या हो गया, वेलोसिटी का z कंपोनेंट। अगर वेलोसिटी के तीन फॉर्म गिवन है, आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, वेलोसिटी x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी i कैप, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी j कैप एंड z कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी k कैप। आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मान लीजिए क्वेश्चन में वेलोसिटी वेक्टर गिवन है, स्पीड गिवन नहीं है, और अगर काइनेटिक एनर्जी पूछा है तो हमें तो स्पीड चाहिए, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें स्पीड चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है, वेलोसिटी। ठीक है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेलोसिटी से सबसे पहले हमें क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस वेलोसिटी को वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू स्पीड। हमें स्पीड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और स्पीड क्या होता है? स्पीड इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो यूनिट वेक्टर नोटेशन फॉर्म में लिखा हो, उसका मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, मतलब इसका स्पीड निकाल रहा हूं, तो उसे कैसे लिखना होता है, जो हमारा ये x कंपोनेंट है, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट। ये क्या हो गया, ये होगी हमारी स्पीड। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी गिवन थी vx, vy, vz इस फॉर्म में, आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में, तो हमने वहां से क्या निकाल लिया, हमने वहां से स्पीड निकाल लिया। ये इसका तरीका है। ठीक है, ये आपने वेक्टर्स में पढ़ा होगा कि वेक्टर्स
किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका यही होता है कि स्क्वायर ऑफ एक्स कंपोनेंट प्लस स्क्वायर ऑफ वाई कंपोनेंट एंड स्क्वायर ऑफ जेड कंपोनेंट, इनका सम करके स्क्वायर रूट निकाल लेना होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, स्पीड निकाल ली। अब अगर कोई कहता है कि काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करो, तो हम क्या करेंगे, हाफ टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ टाइम्स मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू स्पीड, स्पीड यानी कि मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर कर देंगे। अगर मैं यहाँ पे स्पीड का स्क्वायर करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, बोथ साइड हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से स्क्वायर रूट चला जाएगा, तो वी स्क्वायर की जगह, मॉडुलस ऑफ वी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। देखिए ये जो एक्सप्रेशन है ना काइनेटिक एनर्जी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। इससे आप कभी काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट के निकालने में कभी कंफ्यूज नहीं रहोगे। अगर आपको लगता है कि पार्टिकल के पास तीनों तरह की वेलोसिटी है, मतलब एक्स कंपोनेंट भी है, वाई कंपोनेंट भी और जेड कंपोनेंट भी है, तो आप काइनेटिक एनर्जी लिखते समय कोई एक डायरेक्शन की स्पीड नहीं लोगे, बल्कि आप तीनों कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो लोगे। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी जब भी लिखना हो तो क्या करेंगे, हाफ टाइम्स m इंटू एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस z कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, तरीका होगा काइनेटिक एनर्जी लिखने का। ठीक है, आइए अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए एक ब्लॉक है, ठीक है, और ब्लॉक के पास जो मास है वो मास है सपोज 10 kg, ठीक है, और इसमें मैंने दिखाया है कि इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, ये 3 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस एंड 4 मीटर पर सेकेंड अलोंग वाई एक्सिस, लेट्स से। ठीक है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे, तो देखिए हमारे पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, तो हमें काइनेटिक एनर्जी लिखते समय हाफ टाइम मास दैट इज 10 kg हियर इनटू एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, इसी ऑब्जेक्ट का एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है, प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से 2 को हमने मतलब 10 को 2 से कट कर दिया, ये हो गया 5, ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये गया 5 टाइम्स 25। ठीक है, यानी कि 125 यूनिट्स। अब बात करते हैं यूनिट्स। देखिए एनर्जी हो या वर्क डन, दोनों का यूनिट क्या होता है, जूल। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी बेसिकली क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है, तो इसलिए इसका यूनिट क्या होगा, जूल्स होगा। अब इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें मान लो एक पार्टिकल है, उस मास इज 4 kg और इसकी वेलोसिटी है वो है लेट्स से आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो आप क्या करोगे, तो जैसा कि मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है, हाफ टाइम मास की जगह 4 एंड ब्रैकेट। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट यहाँ पे क्या है 1, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी का जेड कंपोनेंट दैट इज -4 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये गया 2 टाइम्स 1 प्लस 4 प्लस 16। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 टाइम्स 16 प्लस 4 20 एंड 21, तो 21 इंटू 2 इज 42 जूल्स। ये हमारा क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल। अब देखिए इस चीज को, मतलब काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि अगर कोई वेक्टर है
ए, ठीक है। तो इस वेक्टर को इसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दें, ए डॉट ए, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है, अगर ए एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में, तो अगेन जो दूसरा ए वेक्टर है सेम इसी डायरेक्शन में, मतलब इसी की एक कॉपी मैंने बना ली, ठीक है। तो हमने ए वेक्टर को 2 बार लिख लिया, ए एंड दोनों वेक्टर सेम है, तो दोनों का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो अगर मैं ए डॉट ए करता हूं, मतलब इन दोनों को डॉट के साथ प्रोडक्ट करता हूं, डॉट प्रोडक्ट करता हूं, तो बाय डेफिनेशन, जैसे हमारे पास हमने वेक्टर में पढ़ा है कि ए डॉट बी, अगर 2 वेक्टर का डॉट करते हैं तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, ये आता है, ठीक है। तो डायग्राम में मैं दिखा देता हूँ। सपोज ये ए है, ये बी है, ठीक है, और इसके बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। तो ये जो इसका मैग्नीट्यूड है, ये लेंथ ए और इसका मैग्नीट्यूड लेंथ बी, इन दोनों का, ये जो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ, तो यहाँ पे ए डॉट बी का मतलब है लेंथ ऑफ ए या मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। तो अब यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें, ए की जगह स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए और बी की जगह भी क्या है, कैपिटल ए, ठीक है, दोनों ए हैं। जब दोनों ए हैं तो दोनों का डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, तो तब थीटा की वैल्यू क्या होगी, जब 2 वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो इस तरह का कोई एंगल नहीं बन रहा है, इसका मतलब यहां पे थीटा क्या हो गया, थीटा इज 0 डिग्री। तो इस डेफिनेशन से अगर ये ए है, ये बी है, तो बाई डेफिनेशन ए डॉट बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे इसी तरह से मैं लिख सकता हूँ ए डॉट ए को लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ए डॉट ए इज बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। तो अगर हम इसे वेलोसिटी से रिप्लेस कर दें तो वेलोसिटी डॉट वेलोसिटी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, स्पीड, तो स्पीड का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी डॉट वेलोसिटी इज स्क्वायर ऑफ स्पीड, ठीक है। तो हम लोग स्पीड के स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, v डॉट v भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का दूसरा एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेक्टर इज हाफ टाइम्स मास, एंड स्पीड को रिप्लेस कर देंगे v डॉट v से, तो ये भी हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म आ गया, मतलब एक्सप्रेशन जो है वेक्टर के फॉर्म में हम काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं। एंड देखिए यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो v डॉट v ये हमें एक स्केलर क्वांटिटी देगा और मास इटसेल्फ एक स्केलर क्वांटिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, एक स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी। तो कोई भी एनर्जी क्या होती है, वैसे स्केलर फॉर्म में होती है, ठीक है। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन से हमें ये साफ पता लग रहा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है बच्चों। तो अब हम काइनेटिक एनर्जी के जो हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन था हम उसे इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमें आगे बढ़ने से पहले ये देखना चाहिए कि क्या हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है। अगर मान लीजिए कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर नोटेशन के फॉर्म में गिवन है तो क्या आप उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल करा देता हूँ डॉट प्रोडक्ट का, बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लीजिए वेलोसिटी का ही ले लेते हैं, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस
वी जेड के कैप। ये हमारा क्या है, वेलोसिटी वेक्टर है और किस फॉर्म में है, यूनिट वेक्टर नोटेशन के फॉर्म में है। ठीक है, तो अगर मैं v डॉट वी करता हूं, v डॉट वी मतलब वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, ठीक है, डॉट वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। ठीक है, हमने v डॉट वी लिख दिया। ठीक है, तो अब देखिए डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि सिर्फ वही दो वेक्टर से हम वो दो क्वांटिटी को, वो दो टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं जो सेम डायरेक्शन में होते हैं। डॉट का मतलब ही यही होता है। तो यहां पे देखिए Vx इस वेक्टर का वो हिस्सा है जो अलोंग एक्स एक्सिस है, यहां पे भी Vx इस वेक्टर का वो हिस्सा है जो एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया Vx स्क्वायर। इसी तरह से Vy और Vy ये j के पार्ट है, ये भी j का पार्ट है, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आएगा प्लस Vy स्क्वायर, और z वाले को z वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा Vz स्क्वायर। और बाकियों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो आएगा, मतलब अगर Vx को Vy के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, Vy को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा। तो मतलब इसके अलावा कोई भी टर्म, जैसे Vx को Vx के अलावा किसी और पार्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो ये सीधा सीधा हमें क्या करना है कि जब भी डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है तो हम दो क्वांटिटी के आई कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जे कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और के कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और दोनों को क्या करते हैं, मतलब तीनों पार्ट को ऐड कर देते हैं, तो हमारा डॉट प्रोडक्ट निकल जाता है। एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लो ए वेक्टर लिया हमने 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, और बी वेक्टर लिया हमने माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, ऐसे ले लिया। अगर मुझे a डॉट बी निकालना हो, अगर मुझे a डॉट बी निकालना हो तो क्या करेंगे, a डॉट बी मतलब 2 इंटू माइनस 3 क्या हो गया, माइनस 6, 3 इंटू 4 क्या हो गया, प्लस 12, फिर 4 इंटू माइनस 5 दैट इज माइनस 20। ठीक है, इनको हम ऐड कर देंगे तो ये हो गया 12 माइनस 26 दैट इज माइनस 14 जूल। ठीक है, तो a डॉट बी हम लोग, सॉरी जूल यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हम लोग अभी एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम लोग सिंपली दो वेक्टर को क्या कर रहे हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो ये इस तरह से 14 वैल्यू आ जाएगी इस a और b का डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास मैंने ले लिया सपोज 8 kg, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी वेक्टर गिवन है, स्पीड सीधा ना बोल के क्या गिवन है, वेलोसिटी वेक्टर है, वो है लेट्स से 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालना तो अब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, आप दोनों तरीकों से निकाल सकते हो। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि मैं इसे वेक्टर फॉर्म से निकालता हूं तो क्या होगा, हाफ टाइम्स मास की जगह 8 इंटू क्या करेंगे बच्चों, इंटू v डॉट v। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 4 आ गया 4 एंड v डॉट v कैसे निकालेंगे, इसी के साथ डॉट करना है, तो 2 इंटू 2 दैट इज 4, फिर 4 इंटू 4 16, 6 इंटू 6 दैट इज 36। ठीक है, तो इस तरह से क्या आ गया, 4 36 प्लस 4 40 प्लस 16 दैट इज 56। ठीक है, तो ये कितना हो गया 24 और 22, इतने जूल्स की एनर्जी आ गई। तो इस तरह से हम लोग
काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों ही फॉर्म में। अगर स्पीड गिवन है तो बहुत ही आसान है, हाफ मास इंटू स्पीड का स्क्वायर। अगर वेलोसिटी वेक्टर गिवन हो तो भी बहुत सिंपल है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना, हाफ टाइम्स m v डॉट v। और हमें अब किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर नोटेशन के फॉर्म में लिखा है उसका हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है। इस तरह से अगर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना हो, चाहे वो स्पीड के फॉर्म में गिवन हो, चाहे यूनिट वेक्टर नोटेशन के फॉर्म में गिवन हो, हम लोग काइनेटिक एनर्जी आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे। सो बच्चों, इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ टाइम्स एम वी वी एक्स का स्क्वायर, मतलब एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। कैसे? आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो ना, हाफ टाइम्स एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ टाइम्स एम वी वाई स्क्वायर, हाफ एम इंटू वी वाई स्क्वायर, हाफ एम इंटू वी जेड स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंस पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई एंड जेड, तीनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी एक एक करके भी निकाल सकते। तो ये हमारी तीनों पार्ट की काइनेटिक एनर्जी और उनका सम कर दिया, तो हमारी टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गई। अगर हमने ये सेंस बिठा लिया अपने दिमाग में, तो हम लोग वैसे क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नीट और जेईई दोनों में पूछा गया है कि एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री एंगल पे v की स्पीड से फेंका गया। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल होगा। ठीक है, तो इसकी अभी मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी, पहले इसका मास लेट कर लेते हैं m kg है। ठीक है, और इसकी जो भी काइनेटिक एनर्जी है लेट से ke1। ठीक है, और जब वो टॉप पे पहुंचता है, अपने ट्रेजेक्टरी के टॉप पे पहुंचता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है ke2। तो यहां की काइनेटिक एनर्जी है लेट से ke2। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ ke1 टू ke2, ये हमें कैलकुलेट करना है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे क्वेश्चन? यहां पे स्पीड बताई गई है ना, कि v स्पीड है, थीटा एंगल है। ठीक है, और यहां का हमें आइडिया नहीं है। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल है। यहां पे वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट हैं? ये x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट, जिसको आप क्या लिखते हो, v cos थीटा, और यहां पे क्या लिखते हैं, v sin थीटा। ये हमारा वेलोसिटी का y कंपोनेंट हो गया और ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट हो गया। ठीक है, अब मैंने आपको क्या सिखाया है कि काइनेटिक एनर्जी लिखनी हो तो जितने कंपोनेंट हो वेलोसिटी के, उन सब का स्क्वायर करके ऐड करना है। किसके साथ? हाफ m के साथ। तो हाफ m, तो हमने काइनेटिक एनर्जी एट 1 कैलकुलेट करनी है, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो हाफ m, क्योंकि इसके दोनों डायमेंशन में स्पीड है, तो मैं vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, z वाला पार्ट 0 है तो इसे 0 लिख देते हैं। यहाँ पे हाफ m vx की जगह क्या लिख सकते हैं, v cos थीटा का स्क्वायर। ठीक है, और vy की जगह क्या लिख सकते हैं, v sin थीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ टाइम्स m v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कोई बच्चा ये भी कह सकता है, सर आप v स्क्वायर कॉमन ले लो, हमारे पास बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है 1। ठीक है, तो ये इससे हम 1 से रिप्लेस कर देंगे,
तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, हाफ एम वी स्क्वायर। और बात भी ठीक है, काइनेटिक एनर्जी स्पीड पे डिपेंड करती है। यहां पे स्पीड गिवन थी v, तो हम डायरेक्ट इसकी काइनेटिक एनर्जी यहां पे लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। फिर आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों लिखा, अपनी समझ के लिए बच्चों। हम अगर इस चीज को डायरेक्टली लिखेंगे तो एक समझ हमारी नहीं बनेगी। वो क्या कि जो काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हर एक कंपोनेंट, वेलोसिटी के हर एक कंपोनेंट की वजह से होता है। तो यहां पे तो चलो हमें दोनों कंपोनेंट पता था और अल्टीमेटली स्पीड के फॉर्म में आ गया, लेकिन यहां पे जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो यहां पे कौन से डायरेक्शन की स्पीड नहीं होती है, टॉप पे ये जो हमारा वी वाई होता है इट बिकम्स 0, है ना। तो वी वाई गया, तो यहां पे सिर्फ एक ही कंपोनेंट है हमारा एक्स कंपोनेंट, और आपको पता है प्रोजेक्टाइल में एक्स कंपोनेंट नहीं बदलता, है ना। इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होता, कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, तो इसकी वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग नहीं बदलेगी। तो जो कंपोनेंट वेलोसिटी का यहां पे था एक्स के लॉन्ग, क्योंकि कोई फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, तो दिस कंपोनेंट विल रिमेन सेम। तो यहां पे वेलोसिटी का ये जो कंपोनेंट है इट विल सेम एज इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, वही टॉप पॉइंट पे भी वही वेलोसिटी रहेगी। क्योंकि वो टॉप पे है तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट बिकम 0, तो वो 0 हो गया, तो हमारा ये सिर्फ एक्स कंपोनेंट रह गया। तो हम ke2 जो काइनेटिक एनर्जी एट टॉप है उसे क्या लिखेंगे, हाफ एम वी कॉस थीटा स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे हमारा y कंपोनेंट नहीं है, z कंपोनेंट भी नहीं है, तो उसे 0 लिख देंगे। तो ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये है हमारा ke2। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ke1 इज टू ke2। ke1 हमारा है ये और ke2 हमारा आ गया है ये। ke2 इज हाफ टाइम्स एम वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हाफ एम वी स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा विच इज सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर थीटा गिवन होगी तो ये वैल्यू एक न्यूमेरिक फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना सीख लिया है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड इन टर्म्स ऑफ स्पीड। अच्छा बच्चों, आप लोग ये बताओ कि अगर किसी पार्टिकल के अंदर काइनेटिक एनर्जी है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर मोशन होगा, और अगर मोशन है तो उसके अंदर मोमेंटम भी होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं, ये देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के टर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिखते हैं हाफ टाइम्स m इंटू स्पीड का स्क्वायर, दैट इज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब लीनियर मोमेंटम को कैसे लिखते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, ये हमारा क्या था, लीनियर मोमेंटम। अगर मैं लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड लिखूं तो दोनों तरफ हमें क्या लगाना पड़ेगा, ये मॉडुलस साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, मास पॉजिटिव होता है तो इसे हम लोग बाहर लिख सकते हैं, और v का अब मॉडुलस लगाना सिर्फ रहता है। तो p का मैग्नीट्यूड, जिसको हम लोग सिंपली p लिख सकते हैं, सिर्फ p लिखने का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। तो p इक्वल टू हो गया m टाइम्स v का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या लिखा हमने, हाफ टाइम्स m इंटू v का स्क्वायर। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ एम वी, ठीक है, एंड v मतलब स्पीड इंटू स्पीड। ठीक है, अगर मैं इसमें एक मास यहां पे मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, इसका कलर चेंज कर देता हूं। अगर मैं यहां पे m
अपनी तरह से मल्टीप्लाई करता हूँ और एक m डिवाइड करता हूँ। तो अब देखिए ये है m इंटू वी का मैग्नीट्यूड, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, और m इंटू वी का मैग्नीट्यूड अगेन p का मतलब मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। तो मैं इन दोनों पार्ट को p से रिप्लेस कर सकता हूँ, हाफ टाइम्स ये हो गया p और ये भी क्या है p, ठीक है, डिवाइडेड बाई m। तो ये हो गया हाफ ऑफ p स्क्वेयर डिवाइड बाई m। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम यानी कि लीनियर मोमेंटम वेक्टर का स्क्वायर है ना, हाफ टाइम्स लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी को इस तरह से मोमेंटम के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी को कई बार सिर्फ के लिखते हैं, तो मैं अगर ऐसे थोड़ा शॉर्ट में लिखूं, के की बजाय के लिख दूं, के टाइम्स हाफ ऑफ मोमेंटम। अगर सिंपली पी लिख रहा हूं इसका मतलब मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम का स्क्वायर बाय m, ठीक है। तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी आ गया। अगर आप चाहो तो इससे मोमेंटम भी निकाल सकते हो, इस 2 और m को k के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 टाइम्स m k इक्वल टू p स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो होगा 2 टाइम्स m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये दोनों हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। लेट्स से ये सेकेंड है और ये काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम ये फर्स्ट है। अब बच्चों इस पे क्वेश्चन कैसे अब ये लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे होते हैं। मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की लीनियर मोमेंटम को चेंज करते हैं 100% से इंक्रीज कर देते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी कितने % से इंक्रीज होगी, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है 2 टाइम्स m इंटू काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट, ठीक है। अब ये हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है और ये मान लीजिए इनिशियल मोमेंटम है। अब 100% से इंक्रीज करने का मतलब उसकी वैल्यू डबल हो गई, ठीक है। तो क्यों, जैसे मान लीजिए कोई अब न्यू मोमेंटम है, वो ओल्ड मोमेंटम से 100% के लिए 100% से इंक्रीज हो गई, है ना। तो ये इनिशियल था 1, अब 100% की इंक्रीमेंट एडिशन हो गया, तो कितना हो गया P नॉट 1 + 1 दैट इज ट्वाइस ऑफ P नॉट। तो अगर इनिशियल मोमेंटम, मैं इसको P नॉट लिख देता हूँ, इनिशियल मोमेंटम अगर P नॉट है तो अगर 100% की इंक्रीमेंट लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। तो लीनियर मोमेंटम अगर क्वेश्चन में है कि अगर P को 100% से बढ़ा देंगे, क्वेश्चन है कि अगर P को 100% से इंक्रीज कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेशन को 2 बार लिखेंगे, एक बार इनिशियल वैल्यू के साथ अंडर रूट ऑफ 2m इंटू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब P नॉट की जगह क्या लिखेंगे, 2P नॉट मतलब न्यू मोमेंटम। तो न्यू मोमेंटम के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, जब मोमेंटम चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बदल जाएगी। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी ke1 था, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, ke1 में सपोज करो x% इंक्रीज हो गया, है ना, मैंने मान लिया x%, तो ke1 इनिशियल है, अब उसमें x% इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए यहाँ पे P नॉट है, यहाँ भी P नॉट है, बट 2 टाइम्स P नॉट है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अगर इन इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दिया जाए, पहले डिवाइड कर दें, तो P नॉट बाई 2P नॉट,
तो पी नॉट कैंसिल हो गया, क्या बचेगा हमारे पास हाफ। यहाँ पे √2m ke1 ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास ऊपर 1 और नीचे √1 + x/100। ठीक है, आई बात समझ। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 1 + x/100 = 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 1 + x/100 = 4, तो x/100 = इस 1 को इस तरफ ले जाइए 3 हो जाएगा। ठीक है, तो x = क्या हो गया 300, यानी कि जो परसेंट इंक्रीमेंट है वो क्या हो जाएगा 300%। मतलब अब वो बढ़ के 300% की इंक्रीमेंट का मतलब हो गया कि काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी, है ना। तो कैसे, देखिए जो हमारा जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ke2 है वो क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में कितने का इंक्रीमेंट है x यानी 300 का, तो 300%। ठीक है, तो 0000 है, चला गया। तो अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो ke2 वो क्या हो गया ke1 1 + 3 दैट इज 4। तो हमारी न्यू काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चों, न्यू काइनेटिक एनर्जी इज 4 टाइम्स ओल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अगर हमने काइनेटिक एनर्जी को डबल किया, अगर हमने लीनियर मोमेंटम को डबल किया तो हमारी काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाती है। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड। मान लीजिए कि हमारे जो इनिशियल लीनियर मोमेंटम है p0, अब इसको हमने चेंज कर दिया, चेंज टू x टाइम्स कर दिया, x टाइम्स p0 कर दिया, मतलब x गुना, अभी परसेंटेज की बात नहीं हो रही है, x टाइम्स कर दिया तो क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी। तो क्या लिखें, पहले रिलेशन लिख लेते हैं इसमें। तो p0 = क्या हो गया √2 ऑफ मास इनटू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसको भी ke0 लिख देते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया इनिशियल रिलेशन, ये है तो इक्वेशन नंबर 1। अब इन्होंने कहा है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो लीनियर मोमेंटम है, उसे आप x टाइम्स करो, यानी कि अब अगली बार नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम xp0 हो गया, और अब मान लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी y टाइम्स हो गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे √2m ke0 इंटू y। ठीक है, तो क्या रिलेशन होगा x एंड y में, तो क्या करेंगे बच्चों इसमें, इन्हीं दोनों इक्वेशन को चाहो तो डिवाइड कर दो या फिर सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू। इस इक्वेशन 1 में p0 की वैल्यू है ये, तो मैं चाहूं तो इस p0 की जगह x को तो x रहने देते हैं और p0 की जगह पे लिखता हूं मैं 2 ऑफ m इंटू ke0। तो क्या किया मैंने, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर x को एज इट इज रहने दिया और जो p0 है इक्वेशन नंबर 1 से यहां से p0 की वैल्यू रख दें। ठीक है, और बाकी एज इट इज 2 ऑफ m इंटू ke इंटू y। ठीक है, तो यहाँ पे √2m ke0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या है x और यहाँ पे क्या है √y। ठीक है, तो क्या रिलेशन है इसके अंदर, अगर आप मोमेंटम को x टाइम कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी, जो y है वो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके देखिए, तो स्क्वायर ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा y, यानी कि अगर आप मोमेंटम को x टाइम्स करोगे तो काइनेटिक एनर्जी उसका स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो जैसे मान लीजिए
कि किसी ने बोला कि लीनियर मोमेंटम बिकम्स 2 टाइम्स, तो अभी हमने ये क्वेश्चन भी करा था ऊपर कि लीनियर मोमेंटम 2 टाइम्स हो जाता है, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो गया था, अभी आपने देखा हो गया था 4 टाइम्स। क्यों? 2 का स्क्वायर है ना, मतलब काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोमेंटम जितने टाइम होगा उसका स्क्वायर टाइम्स काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो इसी तरह से अगर किसी ने कह दिया आपसे कि भाई लीनियर मोमेंटम को 3 टाइम्स कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स हो जाएगी, है ना। तो हमेशा क्या करना है, स्क्वायर टाइम्स कर देना है। तो काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज स्क्वायर टाइम्स ऑफ जितने भी टाइम लीनियर मोमेंटम इंक्रीज होता है उसका स्क्वायर टाइम्स क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी कर देनी है। ठीक है, ओके। तो यहां पे एक और चीज कर लेते हैं, परसेंटेज वाले को भी शॉर्टकट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे रिलेट करेंगे बच्चों कि अगर लीनियर मोमेंटम चेंजेस टू x%, है ना, उसको x% से बढ़ा दिया। ठीक है, अगर घटाना होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे या x को नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है उसको मान लिया हमने y%। ठीक है, तो परसेंट में क्या रिलेशन है ये हमें देखना है। तो अभी p और k में क्या रिलेशन है इधर, तो लिखेंगे ना p इज √ टाइम्स 2mke, और यही रिलेशन इधर भी होगा। तो p यानी कि 1 + x/100 इक्वल टू √2 टाइम्स m इंटू ke 1 + y/100। ठीक है, तो इधर वाली लीनियर मोमेंटम और इधर वाली काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन लिख दिया, और इधर वाली लीनियर मोमेंटम और इधर वाली काइनेटिक एनर्जी के बीच में ये रिलेशन लिख दिया। ठीक है, अब देखिए, तो अगर हम इसे राइट साइड वाले में स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या होगा, p² इक्वल टू 1 + p² इंटू 1 + x/100² इक्वल टू 2 टाइम्स m इंटू ke 1 + y/100। ठीक है, अब p² अगर यहां देखें तो p² की वैल्यू क्या होगी, 2mke, है ना, एंड 1 + x/100 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2mke इंटू 1 + y/100। ठीक है, अब 2mke कैंसिल कर देते हैं, तो 1 + x/100 का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स 1 + y/100। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन बिटवीन परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम टू परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वेयर x is change in linear momentum, percentage change in linear momentum, and y is the percentage change in kinetic energy। तो बच्चों अभी तक हम लोग जो काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे थे उसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट था, राइट। अगर मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज नहीं है, उसका कोई डायमेंशन है, उसका साइज है, शेप है, तो उस केस में हम काइनेटिक एनर्जी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एंड दूसरा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब देखिए ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी का मतलब है किसी रिजिड बॉडी के लिए, किसी ऐसी बॉडी के लिए जिसका शेप और साइज गिवन हो। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक ये इस साइज का एक ऑब्जेक्ट है। अब हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका साइज और शेप भी है, इसके लेंथ ब्रेड्थ कुछ होंगे, ठीक है, तो ये अगर इस तरह से मोशन करे
कि इसका ईच एंड एवरी पार्टिकल, देखिए रिजिड बॉडी है, ये बड़ा साइज है, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट से मिलके ये बना है, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट से ये बना है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में है या नहीं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, आप अगर कभी ऐसे ऑब्जर्व करते हो कि ये बॉडी इस तरह से मूव कर रहे हैं कि इसका एक एक पार्टिकल सेम वेलोसिटी से, मतलब सेम स्पीड एंड सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, थ्रू आउट। हर एक पार्टिकल, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, और एक ही स्पीड से मूव कर रहा है। तो हम ये कहेंगे कि इसका जो मोशन है वो क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन है, ठीक है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ कुछ यहाँ पे आ गया, तो ये वाला पार्टिकल अब यहाँ आ गया, ये वाला पार्टिकल यहाँ आ गया, है ना, और इसका पूरा का पूरा जो पाथ है, जब वो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आया है, तो थ्रू आउट द मोशन हर पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पे मूव किया। तो हम ऐसे केस में कहते हैं कि दिस रिजिड बॉडी इज इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। तो जब एक बड़े साइज के ऑब्जेक्ट के ट्रांसलेशन मोशन की बात होगी तो वहां पे हम लिखेंगे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, या हम के ई के साथ टी लिख देते हैं, मतलब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे जो हम लिखते हैं वही हाफ टाइम्स मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, होल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू वेलोसिटी, क्योंकि सब सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं और हर पार्टिकल का साइज हमने सेम माना है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी सबके पास होगी। मतलब जितने भी पार्टिकल हैं इसके अंदर सब के सब वी कॉम से ही मूव कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ टाइम्स मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वो वेलोसिटी है जो ईच एंड एवरी पार्टिकल के पास सेम है, ठीक है। तो ये हमने ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ये लिख दिया, जैसे कि हमने पहले भी लिखा था। अब यहां से हम लोग इस मास को भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने प्योर ट्रांसलेशन मोशन करते हुए देखा और उसकी एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी का आपको अंदाजा है कि उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, और इसकी स्पीड भी अगर आपको पता है तो आप उसके मास को कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग मास ऑफ बॉडी, जिसको हम लोग एक और टर्म से जानते हैं जिसको बोलते हैं इनर्शिया, है ना, तो ये ट्रांसलेशनल इनर्शिया भी कह सकते हो। तो मास इज, ये जो मास है ये ट्रांसलेशनल इनर्शिया, ट्रांसलेशनल इनर्शिया भी इसको कहते हैं, ठीक है। मतलब ये वो पार्ट है जो रेसिस्ट करता है मोशन को, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मास। तो इस मास को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि मास या ट्रांसलेशनल इनर्शिया इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इनटू टू टाइम्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब सॉरी यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाता है, ट्रांसलेशनल इनर्शिया। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ टाइम ट्रांसलेशनल इनर्शिया इनटू स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। आप ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी को इनर्शिया के टर्म में डिफाइन करो, या हम मास को ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी के टर्म में डिफाइन करो, दोनों एक दूसरे को डिफाइन करते हैं, ठीक। अब ये तो हो गई बात ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी की।
अब दूसरी जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, वो होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रिजिड बॉडी की बात हो रही है, बिग साइज बॉडी की बात हो रही है, ठीक है, अ रिजिड बॉडी है ना। रिजिड बॉडी मतलब कोई बॉडी जिसका एक सर्टेन शेप और साइज है, इसमें मास भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में जो हम लिखते हैं इसी पैटर्न पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए, इससे पहले एक्सप्रेशन लिखने से पहले आपको मैं बता दूं कि कैसे हम समझें कि बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है, ठीक है। तो इसे पहचानने का तरीका यह है, इसका पहचानने का तरीका यह है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करे, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है और इसकी मूवमेंट कुछ इस तरह से हो रही है कि इसके जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिससे ये मिलके बना है पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट से, ये एक पॉइंट के अबाउट, वो पॉइंट बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है। अगर उस पॉइंट के अबाउट ये उसका ईच एंड एवरी पार्टिकल सेम सेंटर के अबाउट सर्कुलर मोशन करता हो, तो आप समझ जाना ये बॉडी रोटेशनल मोशन कर रहा है, ठीक है। और इस तरह से इस बॉडी का जो इनर्शिया है वो अब यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाएगा। ट्रांसलेशन इनर्शिया की बजाय रोटेशनल इनर्शिया। ये भी मास का एक फॉर्म है, मास नहीं है बट ये मास की तरह एक्ट करता है, ठीक है। इसमें एक फैक्टर और भी आता है मास के अलावा, मतलब मास प्लस समथिंग होगा इसके अंदर, ठीक है। तो पहली बात तो हमें ये समझ आ गई कि भाई कोई ऑब्जेक्ट, रिजिड ऑब्जेक्ट, बिग साइज ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से मोशन करे कि उसका ईच एंड एवरी पार्टिकल एक सेंटर के अबाउट सर्कुलर मोशन करता हुआ नजर आए, तो हम इसे बोलते हैं प्योर रोटेशनल मोशन, ठीक है। और जब प्योर रोटेशनल मोशन होता है तो जैसे कि आपने प्योर ट्रांसलेशन में देखा कि ईच एंड एवरी पार्टिकल हैज सेम स्पीड इन अ सर्टेन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहा होता है। तो रोटेशनल में क्या होता है, जो फिक्स होता है रोटेशनल में होता है उसकी एंगुलर स्पीड। जो इसकी एंगुलर स्पीड होगी वो ईच एंड एवरी पार्टिकल की एंगुलर स्पीड क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। हर पार्टिकल सेम एंगुलर स्पीड से ट्रैवल करता है। आप देख भी सकते हो ना, अगर मान लीजिए ये पूरा ऑब्जेक्ट एक पूरा चक्कर लगा लेता है, एक कंप्लीट सर्कल में घूम जाता है, तो इसने भी 360 डिग्री एंगल कवर किया उतने ही टाइम में और दूसरे पार्टिकल ने भी 360 डिग्री एंगल कवर किया। तो इस तरह से ईच एंड एवरी पार्टिकल विल कवर सेम एंगल इन गिवन टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा जो है, क्योंकि ओमेगा को हम डिफाइन करते हैं एंगल कवर्ड, है ना, एंगल कवर्ड इन गिवन टाइम। तो सबने सेम एंगल कवर किया सेम टाइम में, इसीलिए सबकी एंगुलर स्पीड क्या होगी, सेम होगी। ऐसे केस में जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको बोलते हैं रोटेशनल, है ना, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इसको अगर हम उसी पैटर्न पे देखें तो यहां पे क्या होगा, हाफ। अब यहां पे इनर्शियल फैक्टर होगा जिसको अभी हम लोग क्या बोलेंगे, वहां पे क्या था, ट्रांसलेशनल इनर्शिया, यहां पे क्या होगा, रोटेशनल इनर्शिया, जो रोटेशन को क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा, ठीक है, इनटू अब यहां पे स्पीड, क्योंकि ये रोटेशनल मोशन कर रहा है, इसके ईच एंड एवरी पार्टिकल के पास सेम एंगुलर स्पीड है ओमेगा, तो यहां पे क्या होगा, v की जगह ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ टाइम्स रोटेशनल इनर्शिया इनटू ओमेगा स्क्वायर। और मैं आपको बता दूं जो रोटेशनल इनर्शिया है ये आप आगे के चैप्टर में पढ़ोगे। इसी रोटेशनल इनर्शिया का नाम है, जो जिस नाम से फेमस है, हम लोग जनरली यही टर्म यूज करते हैं, वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इनटू ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट कैसे करते हैं, आई से, तो ये क्या हो गया, हाफ टाइम
आई ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया। तो अगर रोटेशन काइनेटिक एनर्जी लिखना है किसी रिजिड ऑब्जेक्ट का, देखो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर रिजिड ऑब्जेक्ट है तो आप उसका रोटेशनल मोशन कर रहा है, वो प्योर रोटेशन मोशन कर रहा है, तो आप उसकी काइनेटिक एनर्जी हमेशा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, ना कि हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर नहीं लिखना है, क्या लिखना है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये रोटेशन। और मैं यहाँ पे ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी भी साथ में लिख देता हूँ। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ टाइम मास, है ना, इनटू वी का स्क्वायर, स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये दो तरह की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सिंबॉलिकली लिख देता हूँ, हाफ टाइम एम वी स्क्वायर और ये हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मास एंड स्पीड के टर्म में लिखते हैं, यहाँ पे आई एंड ओमेगा के टर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। मान लीजिए कभी कोई ऐसा मोशन आप देखते हो कि जिसके अंदर ट्रांसलेशन और रोटेशनल दोनों हो, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी, है ना, वो क्या होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि ये जो मोशन है उसमें रोटेशन भी है और ट्रांसलेशनल भी है। मैं आपको बता दूं, ऐसे मोशन को रोलिंग मोशन कहते हैं। जब रोल कराते हैं, मतलब जब रोलिंग स्टेट में होता है कोई बॉडी, तो उसके अंदर ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल दोनों तरह का मोशन होते हैं। तो उस केस में अगर हमें काइनेटिक एनर्जी लिखनी पड़े तो हम लिखेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशन का फॉर्मूला आपको अभी समझ आ गया, हाफ टाइम आई ओमेगा स्क्वायर, एंड ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ टाइम्स एम वी स्क्वायर। ठीक है, हमने जब ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी लिखा था तो उसे हमने लीनियर मोमेंटम के टर्म में भी लिखा था। तो वो एक्सप्रेशन क्या था कि लीनियर मोमेंटम इज अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स मास इनटू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसलेशनल है। ठीक है, और जो लीनियर मोमेंटम है ये भी रेफर करता है ट्रांसलेशन मोशन को। जब भी सीधी लाइन में मोशन होता है तो वहां पे एक टर्म यूज करते हैं हम लोग, लीनियर मोमेंटम। अब आप इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम भी लिख सकते हो, बट फर्क ये है कि जब हम एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं तो वहां पे ऑब्जेक्ट रोटेशन में होना चाहिए, प्योर रोटेशन मोशन कर रहा हो। ठीक है, तो जैसे लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम को अगर हम इंडिपेंडेंटली लिखें तो क्या लिखते हैं, P लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इज ट्रांसलेशनल इनर्शिया, दैट इज m इनटू स्पीड। उसी तरह से एनालॉगी मेथड से देखें तो लीनियर मोमेंटम की जगह अगर हम एंगुलर मोमेंटम लिखें जहां पे ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन कर रहा हो, तो लीनियर मोमेंटम के बजाय हम लोग क्या लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम लोग L से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जैसे लीनियर मोमेंटम के बाद यहां पे टर्म आया ट्रांसलेशन इनर्शिया, दैट इज मास, तो यहां पे आ जाएगा मास की जगह रोटेशनल इनर्शिया, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और स्पीड की जगह कौन लेगा, एंगुलर स्पीड, ओमेगा। ठीक है, तो इस तरह से एंगुलर स्पीड हम यूज करेंगे किसके अंदर, एंगुलर मोमेंटम के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, एंगुलर मोमेंटम उस केस में यूज करते हैं जहां पे रोटेशनल मोशन हो, और लीनियर मोमेंटम वहां यूज करते हैं जहां पे ट्रांसलेशन मोशन हो। ठीक है, अब जिस तरह से हमने मोमेंटम को ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखा है, तो इसमें क्या यूज किया हमने, 2 टाइम्स मास दैट इज ट्रांसलेशन इनर्शिया। अब अगर हमने P को L से रिप्लेस कर दिया
L से रिप्लेस कर दिया तो मास को हमें कैसे रिप्लेस करना पड़ेगा, मास की जगह क्या आ जाएगा I, तो 2 टाइम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसके भी अबाउट, जिस भी सेंटर के अबाउट रोटेट करेगा उसके अबाउट हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे। और यहां पे काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन की बजाय क्या लेंगे, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एंगुलर मोमेंटम को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला आगे जाके आप डिटेल में पढ़ोगे, बट यहाँ पे चूंकि मैं सारी काइनेटिक एनर्जी डिस्कस कर रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे एक बारी आपके दिमाग में ये डाल दिया कि एंगुलर मोमेंटम को हम लोग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेट कर सकते हैं, जस्ट लाइक कि लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को जैसे रिलेट किया था मास के साथ, उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है,